सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 सीओआई की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसका पेपर शायद कल ही है आपका। तो आपको बस क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से बैठ के देखना है। आपकी पूरी यूनिट में कंप्लीट करा दूंगा विद पीवाईक्यूज, जो कि पिछले 3 साल में पूछे गए हैं। मैंने इस यूनिट को ऐसे कवर किया कि मतलब इसमें ना मैं जो 10 मार्क्स में क्वेश्चन आए हैं उनको मैं बहुत डीपली, मतलब इतना कंटेंट आपको एक्सप्लेन करूंगा जितना कि आप 10 मार्क्स में या फिर 15 मार्क्स में भी लिख सको, ठीक है। और जो क्वेश्चन 2 मार्क्स में आए हैं उसको मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा, जिससे कि आप अगर वो क्वेश्चन आता है तो आप आराम से उसे लिख सको। बस आपको है ना इस वीडियो को बैठ के आराम से देखना है और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ भी लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने टॉपिक्स लिख रखे हैं जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप, जो कि हमारा 2020 और 21 में आया है। कंपनीज एक्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2020 और 2022, 23 और 21 और 22 में आया था, यानी कि 2 बार। और एक ये इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से ये 3 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे भी मैंने करा दिए जो भी पिछले साल में आए हैं। ये बस वीडियो से आपकी पूरी यूनिट अच्छे से कवर हो जाएगी, ठीक है। सो आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने यूनिट 1 भी अपलोड कर रखी है और भी यूनिट अपलोड हो जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको चैनल की जो प्लेलिस्ट है इस सब्जेक्ट की, वो भी मैंने दे दिया। आपको बस जाके क्या करना है, उसे चेकआउट करो और यूनिट्स को देखो और अच्छे से समझो। सो हर यूनिट में इसमें क्या है कि वेटेज सबका सेम रहता है। 30 नंबर की या फिर 34 नंबर की आती है हर यूनिट। तो आपकी इस यूनिट से आराम से 30 नंबर तो सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। सो बस 5 के करवा दो कैसे भी सब्सक्राइबर, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और एक कमेंट करके जरूर जाना, ठीक है, कि एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर हमारा 2021 और 22 में आया था 2 मार्क्स में, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। सोल ट्रेडर का बिल्कुल इजी सा मतलब है कि आपका अगर कोई बिजनेस है, उसके अंदर आप अकेले मालिक हो, आप ही के पास सारा का सारा उसका प्रॉफिट आता है और आप ही उस पूरे बिजनेस को चलाते हो, ठीक है। उसके अंदर वर्कर्स हो सकते हैं लेकिन आपका कोई पार्टनर नहीं है, ठीक है। तो देखो, ऑल्सो नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप भी इसे कहते हैं। इज ऑल्सो सिंपल बिजनेस अरेंजमेंट इन विच वन इंडिविजुअल रन्स एंड ओन द एंटायर बिजनेस, ठीक है। बस ये इजी है, बस पूरे बिजनेस बस एक जने के ऊपर होता है, ठीक है। फिर हमारा पार्टनरशिप हमारा 20 और 21 में आया था 2 मार्क्स में। पार्टनरशिप, अगर बिजनेस के अंदर एक से ज्यादा अगर मेंबर आ जाते हैं पार्टनरशिप में तो उसे क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप इज एन अरेंजमेंट बिटवीन 2 और मोर पीपल टू ओवरसी बिजनेस ऑपरेशंस एंड शेयर इट प्रॉफिट एंड लायबिलिटीज। तो देखो, उसके प्रॉफिट और लायबिलिटीज को डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि एक से ज्यादा मेंबर आ चुके हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू इसे लागू किया गया था इंडिया के अंदर। नंबर ऑफ मेंबर, मतलब मैक्सिमम नंबर जो होते हैं पार्टनरशिप के अंदर 20 हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ये भी 2 नंबर में आ रखा है हमारा। देखो, एक तो है हमारा एक्टिव पार्टनर होता है। एक एक्टिव पार्टनर वो होता है जो भी काम हो रहा है उसमें बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। लाइक मतलब इसके नेम से आप समझ सकते हो, एक्टिव पार्टनर, ठीक है। फिर हमारा डोरमेंट पार्टनर हमारा स्लीपिंग पार्टनर होता है, ठीक है। अगर जैसे कि मेरे यूट्यूब में कोई मेरा पार्टनर है, डोरमेंट पार्टनर है, ठीक है, पार्टनरशिप मैंने अगर कर रखी है, तो वो क्या करेगा, स्लीपिंग पार्टनर है, उसको कोई नहीं जानता और ना ही वो पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। वो बस क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, वो बस मेरे को पैसे देगा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। फिर हमारे सीक्रेट पार्टनर को कोई नहीं जानता, बस वो इन्वेस्ट भी करता है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है, लेकिन वो सीक्रेट रहता है, ठीक है। वो कहीं पर भी, मतलब उसका नाम नहीं पता होता किसी की, वो भी उस कंपनी में पार्टनर है, ठीक है। फिर नॉमिनल पार्टनर होता है कि मतलब बस नाम के लिए पार्टनर है, ठीक है। उसका ना ही तो ना वो मनी देता है, ना ही वो शेयर कोई भी लेता है, ठीक है। तो मतलब जैसे कि आपकी कोई फैमिली बिजनेस है, ठीक है, और उस फैमिली बिजनेस में अगर कोई फैमिली मेंबर है, ठीक है, ना ही तो वो कोई मनी लगा रहा है और ना ही वो शेयर्स ले रहा है, लेकिन वो ये क्या कहता है कि यार ये तो मेरा फैमिली बिजनेस है, इसको तो हमारी पूरी फैमिली ओन करती है या रन करती है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, नॉमिनल पार्टनर होता है सिर्फ, ठीक है। फिर हमारा पार्टनर बाय एस्टॉपल होता है कि मतलब इसके मतलब हम जब भी पार्टनरशिप करते हैं ना तो हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं, ठीक है, कि हमारी इतने साल के लिए या फिर इतने महीने के लिए तो पार्टनरशिप रहेगी। और एक एग्रीमेंट ये बनाते हैं कि कोई भी अगर कोई नुकसान होगा तो वो पार्टनर हमारे साथ रहेगा, अगर कोई भी प्रॉफिट होगा तो बराबर शेयर होगा, ठीक है, दोनों के अंदर। और पर हमारा जो एस्टॉपल होता है उसके अंदर कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता, ठीक है। बिना एग्रीमेंट के अगर कोई पार्टनर बनता है तो वो होता है हमारा एस्टॉपल, ठीक है। वो कभी भी स्टॉप हो सकता है, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है इस वर्ड का, लेकिन आप ऐसे स्टॉप आ जाए ना तो स्टॉप मतलब वो कभी भी स्टॉप हो सकता है, ठीक है। अगर किसी ने भी अगर
अगर गद्दारी कर दी कि मतलब यार तू मेरा पार्टनर नहीं है, मतलब ये सब कुछ मेरे नाम हो गया और उसके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, तो वो कभी भी स्टॉप हो सकता है। ये होते हैं हमारे पार्टनरशिप, मतलब यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टॉपिक इस यूनिट के अंदर, क्योंकि ये 2022 और 23 में भी आया था और 21 और 22 में भी आया था, ठीक है। 10 नंबर में आया था, तो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आप 10 नंबर में तो आराम से लिख दो बिना कुछ याद करे, बस आपको समझना है। द कंपनीज एक्ट 2013, ये हमारा 2013 में आया था, इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन इंडियन कंपनी लॉ, ठीक है। पार्लियामेंट द्वारा इसे लागू किया गया था, कहां पर? इंडियन कंपनी लॉ पर, ठीक है। द एक्ट रेगुलेट द इनकॉर्पोरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज डायरेक्टर्स एंड डिसोल्यूशन, ठीक है। इन सब के अंदर ये रेगुलेट करता है, कहां पे? इनकॉर्पोरेशन के अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर, डायरेक्टर्स पर और डिसोल्यूशन पर, ठीक है। ये जो मेन इसके कीवर्ड्स है ना, इन्हें अच्छे से याद रखना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है हमारा ऑफ अ कंपनी इन इंडिया, ऑल द लिस्टेड एज वेल अनलिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। ये इन सब पर लागू होता है जो भी हमारी लिस्टेड है, जो कि जिनको मतलब जो कि लिस्टेड है हमारी कि ये हैं ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी जो कि लिस्टेड नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लिस्टेड नहीं होती है, ठीक है, उन पर भी ये लागू करता है। फिर है हमारा प्रोवाइड मोर पावर टू शेयर होल्डर्स, ये ज्यादातर मतलब है ना, ये किसके लिए आया था? शेयर होल्डर को और ज्यादा एम्फेसाइज किया था, ठीक है, तो उनके लिए है। और एम्फेसाइज मोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए आया था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कि जो हमारी कंपनीज वगैरह होती है कॉर्पोरेट के अंदर आती है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए मोर आया था, ठीक है। तो मतलब कंपनीज एक्ट को आप समझ सकते हो, कोई एक ऐसा एक्ट था जो कि 2013 में आया था और हमारा क्या होता है, पार्लियामेंट के द्वारा लागू किया गया था, इंडियन कंपनी लॉ। और मतलब ये किसको ज्यादा एम्फेसाइज किया था इसने? एक तो शेयर होल्डर्स को और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, ठीक है। और ये 4 कीवर्ड्स याद रखना, इन कॉर्पोरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डायरेक्टर एंड डिसोल्यूशन, ठीक है, इसमें ये लिख देना। फिर हम देखेंगे फीचर्स ऑफ कंपनीज एक्ट। अगर आपको ये नहीं याद रहता तो फीचर्स बस अच्छे से एक्सप्लेन करके आ जाना। पहला, डेमोक्रेसी ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है। जो शेयर होल्डर होंगे उनके पास अच्छी खासी डेमोक्रेसी होगी, मतलब कि वो वोट कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथिंग वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ये मतलब वुमेन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो उसके लिए भी आया था। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के जो नंबर से वो और ज्यादा इंक्रीज हो गए थे, मतलब ज्यादा पर्सन आ गए थे शेयर में। लिमिट ऑन मैक्सिमम पार्टनर, जैसे वहां पे 20 था ना, तो यहाँ पे जो लिमिट थी मैक्सिमम पार्टनर की उसे लिमिट कर दिया, मतलब थोड़ा कम कर दिया गया था, ठीक है। मैक्सिमम इतने ही पार्टनर रह सकते हैं। फिर है इलेक्ट्रॉनिक मोड, इसमें थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मोड आ गया था। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, जो भी हमारे डायरेक्टर्स होंगे वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। फाइनेंशियल ईयर को देखने लग गए थे इसके अंदर, पहले कोई फाइनेंशियल ईयर नहीं देखा जाता था। 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है पब्लिक, एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है प्राइवेट, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक के अंदर हमारे क्या हो सकते हैं? 3 पार्टनर्स हो सकते हैं, 3 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। और जो हमारी प्राइवेट होती है उसके अंदर हमारे 2 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, और जो हमारी 1 पर्सन कंपनी होती है उसके अंदर एक ही डायरेक्टर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर इस वाले रूल को लाया गया कि 1 पर्सन कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। ये हमारे फीचर्स है, इनको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, देख लेना, एक बार 2 बार रीड करोगे तो आराम से लिखाओगे पेपर में। स्टेप्स टू टेकन टू गेट अ न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, कभी कभी क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, फॉर्मेशन बताओ कंपनी की, कंपनी एक्ट के थ्रू, ठीक है। कभी कभी आता है कि कंपनीज एक्ट को एक्सप्लेन करो, तो आप यहां से लेकर यहां तक लिख सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आपको क्या करना है, फॉर्मेशन बनानी है किसी भी कंपनी की, किसके थ्रू? कंपनीज एक्ट के थ्रू, ठीक है। और उसके अंदर आप कंपनीज एक्ट भी लिख कर आओगे और ये स्टेप्स भी लिख कर आओगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिख दिए, आपको समझाता हूं। सबसे पहला है हमारा सिलेक्ट एटलीस्ट 1 सूटेबल नेम। आपको सबसे पहले एक सूटेबल नेम को सिलेक्ट करना है, जो कि हमारा मैक्स हो 6 नेम्स है, ठीक है। ऑन मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, नेम हमारा किसे जस्टिफाई करना चाहिए, जिसे किसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, ठीक है। ये जो 4 पॉइंट है ना, ये नेम के ऊपर ही है, ठीक है, बहुत ईजी है। एंश्योर नेम इज यूनिक, जो हमारा नेम होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं हो कि वो उस नाम से ऑर्गेनाइजेशन पहले से रजिस्टर है। अप्लाई टू कंसर्न ROC टू एज असर्टेन द अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, ठीक है। आप जाके ROC पे अप्लाई कर सकते हो अगर अवेलेबिलिटी है या नहीं है आपके नेम की, ठीक है। आप मतलब उसका एक पोर्टल होता है, कंपनी एक्ट ने एक पोर्टल बनाया था ऑनलाइन, आप वहां पे जाके सर्च कर सकते हो कि ये नेम अवेलेबल है कि नहीं। जैसे आप इंस्टाग्राम वगैरह पे यूजर नेम डालते हो ना, तो वहां पर आ जाता है कि दिस नेम इज ऑलरेडी टेकन बाय अनदर पर्सन, तो वह मतलब आप उसमें यूनिक होना चाहिए आपका यूजर, मतलब कंपनी का नाम, ठीक है। आफ्टर अप्रूवल, अगर ROC से आपका अप्रूवल हो जाता है,
यू कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द न्यू कंपनी, फिर आप अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अरेंज फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ अ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अब अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अरेंज करो। अभी देखो ये आपको समझ में नहीं आएगा, मैं अभी आपको समझाऊंगा तो फिर आगे क्या समझोगे। ठीक है, तो पहले अभी हम अभी आगे से और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर अभी बस इतना समझो कि आपको ड्राफ्ट करना है मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, अरेंज करने है स्टैंपिंग, जो भी गवर्नमेंट द्वारा स्टैंप वगैरह लगते हैं उनको आपको अरेंज करवाना है, स्टैंपिंग करनी है। लॉगिंग, फिर जो मैंने बताया था जो पोर्टल होता है उस पर जाके लॉगिन करना है और वहां पे 3 फॉर्म होते हैं, उन्हें फिल करना होता है, फिल द फॉर्म्स। ठीक है, जो हमारे 3 फॉर्म्स होते हैं वहां पे जो मैंडेटरी होते हैं सारी कंपनी को, जब भी वो रजिस्ट्रेशन करती है उसे फिल करने के लिए, तो आपको जाके उन्हें फिल करना है। ठीक है, फिर आता है सबमिट द ई फॉर्म्स, फिर जो आपने फिल किया उन्हें सबमिट करो। आफ्टर अटैचिंग डिजिटल सिग्नेचर, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर भी होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर हमारे यूनिक सिग्नेचर होते हैं, ई सिग्नेचर भी उसे कहा जाता है। आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ द फॉर्म इज कंप्लीट, अगर प्रोसेसिंग आपकी फॉर्म की कंप्लीट हो जाती है और वो अप्लाइड हो जाता है और मतलब अप्रूव्ड हो जाता है, तो क्या होगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी इज जनरेटेड, आपकी एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी जनरेट होगी और आप क्या करोगे, सर्टिफिकेट वहां से ले लोगे। आपने देखा होगा ना बिजनेसेस में लोग अपने ऑफिस में सर्टिफिकेट अपना बोर्ड वगैरह लगा के रखते हैं दीवारों पे, तो वो सर्टिफिकेट कहां से मिलते हैं, इन पोर्टल से उन्हें मिलते हैं, जिससे कि वो उसे प्रिंट वगैरह करा के फ्रेम वगैरह करा के अपनी दीवारों पे लगा देते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि हमारी जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के थ्रू मतलब वो है, क्या बोलते हैं उससे अप्लाइड है, मतलब ठीक है वहां पर। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अभी आपको मैंने बोला था कि ये जो मैं आपको समझाऊंगा मेमोरेंडम जो हमें ड्राफ्ट करना होता है, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो मेमोरेंडम और एसोसिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो देखो ये जो है ना 2020 और 21 में भी आया था और 22 और 23 में भी आया था। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मतलब क्या है ना कि एमओसी और एओसी से भी एओए, सॉरी यहाँ पे एओए आएगा, मैंने एमओसी और एओसी लिख दिया। तो देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको और इजीली इसे समझ सको। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि मतलब सारी कंपनी जितनी भी मतलब दुनिया या इंडिया में जो भी हमारी कंपनी है उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन एक डॉक्यूमेंट लिखे गए हैं। ठीक है, एक बुक के अंदर उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन लिखा गया है। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमारा वो होता है, वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो हमारी कंपनी के अंदर लागू होते हैं। ठीक है, देखो जो मेमोरेंडम एसोसिएशन होता है वो तो कंपलसरी होता है, वो सब कंपनीज के लिए लागू होता है कि कौन सी कंपनी कैसे कैसे चलेगी। ठीक है, और कंपनीज के अंदर जैसे कि टाइमिंग हो गई एम्प्लॉय की कि एम्प्लॉय इतने बजे आएगा इतने बजे जाएगा, कितना किसे बोनस मिलेगा, कितना किसे सैलरी मिलेगी, वो सब होता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, अब आप ऐसे समझो कि जैसे आईसीसी क्रिकेट है, ठीक है, उसने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं क्रिकेट के लिए कि मतलब 11 प्लेयर खेलेंगे और मतलब जो कैच आउट होगा या फिर मतलब जो एलबीडब्ल्यू होगा, ठीक है, वो सब हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं किसके अंदर, आईसीसी क्रिकेट के अंदर, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। और जो मतलब फॉर्मल क्रिकेट मतलब पूरे ऑफिशियली क्रिकेट में लागू होते हैं। ठीक है, पर जो हमारा गली क्रिकेट होता है, ठीक है, गली क्रिकेट में हमारा एलबीडब्ल्यू आउट होता है, नहीं होता। ठीक है, और मतलब हम कैच आउट भी मानते हैं लेकिन वन टिप आउट भी मानते हैं कभी कभी। ठीक है, अगर छोटी जगह हम खेल रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि हम 11 ही प्लेयर रखते हैं, हम 11 से कम प्लेयर में भी खेल लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन किसके हैं, वो हमारे गली क्रिकेट के हैं, वो हो गया हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फिर हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या हुआ, जो ऑफिशियल रूल्स हैं क्रिकेट के। ठीक है, वो ऐसे आपको समझ सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि आप ऐसे समझो कि यूनिवर्सिटी ने एक सारे कॉलेजेस के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं कि एग्जाम फीस भरी जाएगी या फिर मतलब आपको कंडक्ट करानी पड़ेगी कुछ एक्टिविटीज, वो सब सारे कॉलेजेस के लिए होता है। लेकिन कॉलेज के अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं कि मतलब जैसे आप एक बार कॉलेज के अंदर चले गए, वहां से आप निकल नहीं सकते वापस। ठीक है, आप छुट्टी के टाइम पर ही निकलोगे, वो एक अलग अलग कॉलेज के अपने अलग अलग रूल्स होते हैं। ठीक है, या फिर कोई फाइन वगैरह होता है कि आप अगर ड्रेस नहीं पहन के आते हो, यूनिफॉर्म नहीं पहन के आते हो कॉलेज के अंदर, तो आपको फाइन देना पड़ता है। वो कॉलेज के रूल्स हैं, वो यूनिवर्सिटी के रूल्स नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखो बहुत इजी वे में समझाया है, मतलब इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। सबसे पहले अब इसका डिफरेंस देखते हैं। कंटेन्स फंडामेंटल कंडीशंस अपॉन विच द कंपनीज इज इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, सो देखो ये हमारी कुछ
कंडीशंस होती हैं जिसपे कंपनीज जो होती हैं वो इनकॉर्पोरेट होती हैं, ठीक है। फिर है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? कंटेन्स द प्रोविजन फॉर इंटरनल रेगुलेशन। ये तो हमारा एक्सटर्नल रेगुलेशन हो गया, ये हमारा इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। बेनिफिट्स एंड क्लियरिटी ऑफ द पब्लिक। ये मतलब बेनिफिट्स और क्लियरिटी किसके लिए होती है? पब्लिक के लिए और क्रेडिटर्स के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए, इन सब के लिए बेनिफिट्स होता है इससे और क्लियरिटी होती है। और इससे क्या होता है? इसे रेगुलेट्स करता है, ये रिलेशन बिटवीन कंपनी और मेंबर के बीच में रिलेशन को बहुत और अच्छी करता है, ठीक है। ये नॉट इजीली अल्टर्ड, इसे हम इजीली चेंज नहीं कर सकते। इजीली अल्टर्ड कोई भी कंपनी अपने रूल्स चेंज कर सकती है कभी भी। इट इज कंपल्सरी, ये कंपल्सरी होता है सबके लिए। इट इज नॉट कंपल्सरी। इट मस्ट कंटेन 6 क्लॉसेस, मतलब इसके अंदर है ना ये 6 क्लॉसेस होने ही चाहिए। अभी मैं आपको समझाऊंगा। इट कैन बी ड्राफ्टेड अकॉर्डिंग टू कंपनी डिसीजन, जैसा कंपनी के मतलब ओनर चाहेगा, जैसे कि कंपनी का जो बोर्ड होता है वो चाहेगा, वो वैसे वैसे अपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर सकता है, ठीक है। पर इसके अंदर ये 6 क्लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, होने ही चाहिए। तो देखो होता है सबसे पहले नेम क्लॉज, कि मतलब नेम के पीछे लिमिटेड और गवर्नमेंट अगर है तो लिखना पड़ेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, कि मतलब आपको इसके रजिस्टर्ड ऑफिस में जाकर इसे रजिस्टर कराना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्लोज, कि मतलब आपकी कंपनी का एम क्या है उसे भी देख के चलना है, ठीक है। लायबिलिटीज क्लॉज और कैपिटल क्लोज, मतलब कि पैसे वगैरह का सब अरेंजमेंट लिखा होना चाहिए। एसोसिएशन क्लॉज, ठीक है, कि आपकी एसोसिएशन किसके थ्रू रजिस्टर्ड है ना, वो सब। तो यहाँ ये 6 क्लॉज एक बार देख लेना कि, और मतलब इससे आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना जिससे आपको ये याद हो सके, और मतलब ये लिख कर ही आना। अगर मेमोरेंडम अकेले भी आ जाते तो आप ये 6 क्लॉज लिख दोगे, और मेमोरेंडम जैसे मैंने आपको समझाया है आप लिख कर आ जाना, ठीक है। ये होता है हमारा डिफरेंस, बहुत अच्छे से समझा दिया है। एक्सप्लेन एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 22 और 23 में आया, बहुत इजी टॉपिक है। एनुअल जनरल मीटिंग को मैं पहले आपको समझाता हूँ। एनुअल जनरल मीटिंग हमारी वो मीटिंग होती है जो कि कंपनी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो साल में एक बार मीटिंग कंडक्ट कराती है अपने किस किस चीजों के लिए, उसका एम बताने के लिए, उसके अंदर क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ये बताने के लिए, उसके अंदर कितना नुकसान हुआ ये बताने के लिए, कितना प्रॉफिट हुआ ये बताने के लिए, कौन मेंबर नया ऐड हुआ ये बताने के लिए, कौन मेंबर गया ये बताने के लिए। मतलब एक मीटिंग होती है, ठीक है, कि उसे सब बताना होता है कि मतलब क्या क्या हम कंपनी के अंदर चल रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके कुछ रूल्स हैं वो देखो। एंड एनुअल जनरल मीटिंग रिफर टू द मीटिंग विच इज हेल्ड एनुअली बाय द कंपनी, समझ में गए। इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी टाइप ऑफ कंपनी वेदर इट इज प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। कंडक्ट ऑफ एजीएम वंस इन अ ईयर, ठीक है, सबके लिए कंपलसरी होता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, ठीक है। देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 15 मंथ बिटवीन टू एजीएम, ठीक है। एजीएम के बीच में, मतलब कि एनुअल जनरल मीटिंग के 2 मीटिंग के बीच में 15 महीने का गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर 15 महीने से ज्यादा का गैप आ जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लिए जाते हैं और कुछ फाइन्स होते हैं, उन्हें लगाया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग पे, मतलब कंपनीज पे, ठीक है, इसकी वजह से। तो मतलब समझ गए, 15 याद रखना, 15 महीने का गैप नहीं आना चाहिए, 15 महीने से ज्यादा का। और देखो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब कंपनी क्या होती है कि हमारी क्राइसिस में आ जाती है, या फिर उसके पास बहुत ज्यादा डेट हो जाता है ना, तो क्या होता है कि कुछ उसके लिए क्या होता है कि उसे कुछ पावर दी जाती है जिससे कि वो 18 महीने का गैप रख सकती है अपनी कंपनी 2 एजीएम के बीच में, है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ कंपनीज मतलब कि बहुत ज्यादा डेट में आ जाती है, कि मतलब वो बहुत ज्यादा मतलब पैसे से बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाती है, ठीक है, कि वो पैसे वगैरह पे नहीं कर पा रही होती है अपने एम्प्लॉयज को। तो वो अपना एक अप्लाइड करती है एप्लीकेशन वगैरह गवर्नमेंट के लिए को, और वो गवर्नमेंट उसे पास करती है कि मतलब वो 18 महीने के लिए भी कर सकती है। लेकिन 18 महीने से अगर ज्यादा होता है तो फिर उस पर वही रिस्ट्रिक्शन स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं, जो कि इन पे लिए जाते हैं एजीएम के थ्रू, ठीक है। ये जो था वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 166 के थ्रू लाया गया था कंपनीज एक्ट में, ठीक है। कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 166 था जो वो इसी के ऊपर था, एनुअल जनरल मीटिंग पर, ठीक है, समझ में आ गया। ये होती है हमारी एनुअल जनरल मीटिंग। इन सब पॉइंट को आपको क्या करना है कि एक पॉइंट बना के और अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है, ठीक है। थोड़े 2-3 पेज भर के आने हैं, इसी से भर दोगे, ठीक है। 1-2 एग्जांपल से समझा देना अगर नहीं समझा पा रहे हो तो, ठीक है। फिर है हमारा डिफाइन
प्रोस्पेक्टस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 21 और 22 में है, वो लगता है इस साल आ सकता है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है और इसके टाइप्स हम देखेंगे, यही क्वेश्चन आया था हमारा 21 और 22 में, मैंने पूरा लिख दिया है। एनी डॉक्यूमेंट फॉर इन्विटेशन फॉर इन्वेस्ट इन कंपनी, कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि इन्विटेशन दे रहा हो और लोगों को कि वो अपनी इस कंपनी में, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, उसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। ठीक है, एनी डॉक्यूमेंट, एनी नोटिस, एनी एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग द मनी टू बी रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके कंटेंट क्या होते हैं? एक प्रोस्पेक्टस अगर कोई कंपनी मतलब निकालती है अपने ऑनलाइन वगैरह या फिर मतलब ऑफलाइन निकालती है उसे, तो उसके अंदर कंटेंट क्या क्या होना चाहिए, देखो क्या क्या उसके अंदर होना ही चाहिए कि जिससे पता चले कि वो प्रोस्पेक्टस है। सबसे पहले तो उसके अंदर नेम एंड एड्रेस होना चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस का। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है ये होना चाहिए। क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर जो है उस कंपनी का, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है वो भी मेंशन होना चाहिए। कंपनी मैनेजमेंट एंड द प्रोजेक्ट्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, नंबर एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स। ठीक है, किसके पास कितने शेयर्स हैं या फिर कितने शेयर्स में डिवाइडेड है कंपनी। ठीक है, तो ये सब भी बताना पड़ता है आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रोस्पेक्टस के टाइप्स, बस एक बार आपको समझ लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, 4 टाइप होती है मेनली। तो देखो पहला होता है अब्रिज प्रोस्पेक्टस। ये क्या होता है? डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 21 एंड सेक्शन 33। इन सेक्शंस के अंदर इसे डिस्कस किया गया था कंपनीज एक्ट में। इट इज मेमोरेंडम, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक मेमोरेंडम है जिसके अंदर कंपनी के साइलेंट फीचर्स होते हैं। ठीक है, ये मतलब प्रोस्पेक्टस बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है, सबको करना ही पड़ता है। ठीक है, अगर वो शो कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस, ये वाला प्रोस्पेक्टस उन्हें अटैच करना ही पड़ता है। ऑल द इंफॉर्मेशन इन ब्रीफ, जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है उन्हें कॉन्साइज मैनर में, यानी कि मतलब कि वो इतनी ज्यादा बड़ी भी थ्योरेटिकल नहीं लिखनी है कि बिल्कुल ज्यादा हो जाए, और छोटे वे में लिखनी है और समझ में आ जाए ऐसे लिखनी है। ठीक है, इस प्रोस्पेक्टस के अंदर समझ में आ गया ये वाला। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं सेल्फ प्रोस्पेक्टस। डिस्कस्ड अंडर 31 ऑफ सेक्शन 31 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, इसके अंदर सेक्शन 31, ये याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन देखो याद रख लेना, 31 में आया था ये। सिंगल प्रोस्पेक्टस फॉर मल्टीपल सिक्योरिटीज, मतलब सिक्योरिटीज यानी कि ऑफर। अगर कोई कंपनी मल्टीपल ऑफर्स अपने निकालती है, ठीक है, जैसे कि मतलब कोई भी एक नया ऑफर वो निकालना चाहती है, तो उसे ना नया प्रोस्पेक्टस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो इसी के अंदर एड ऑन कर सकती है, यानी कि एक से ज्यादा ऑफर भी इसके अंदर वो इशू कर सकती है। ठीक है, डज नॉट नीड टू इशू अ सेपरेट प्रोस्पेक्टस फॉर ईच ऑफरिंग, वैलिड फॉर 1 ईयर। ये हमारा किसके लिए होता है? वैलिड 1 साल के लिए होता है, और इसके अंदर हम मैक्सिमम 4 ऑफर निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप 10-12 ऑफर निकाल रहे हो, उसके अंदर 4 ही ऑफर निकाल सकते हो। और जो पहला ऑफर होता है उसी से आपकी जो ईयर की वैलिडेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है, वहीं से आप मतलब वहां से लेकर, और जो चौथा आप जो निकालोगे प्रोस्पेक्ट ऑफर, वो 1 महीने के अंदर अंदर आपको निकालना होता है। ठीक है, मैंने इतने पॉइंट लिख दिए जिससे कि आप अच्छे से लिख सको। ठीक है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? डिस्कस अंडर 32 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये 32 में आया था, ये 31, 32 और ये 33 में आया था। ठीक है, डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर ऑफ द प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज इंक्लूड देम। ठीक है, अब मतलब इसके अंदर अगर आप ये वाला अगर आपको ना अपने ऑफर की मतलब प्राइस आपको फिक्स नहीं रखनी है, या फिर आपको प्राइसेस अपनी पता ही नहीं है, कोई फिक्स ही नहीं है, तो आप ये वाले प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकते हो। प्राइस नॉट फिक्स। ठीक है, वेरिएशन हाईलाइटेड, पर जो वेरिएशन होगा वो आपको हाईलाइट इसके अंदर करना पड़ेगा, पहले वाले प्रोस्पेक्टस के अंदर और जो नया ऑफर है उसके अंदर, मतलब कि 2 ऑफर के बीच में क्या वेरिएशंस हैं, जो भी वेरिएशन है उन्हें आपको हाईलाइटेड उसके अंदर दिखाना होगा। ठीक है, ये हमारा होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। फिर हमारा डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ये हमारा सेक्शन 25(1) यानी कि इसके अंदर डिस्कस किया गया था। When any companies allot or agrees allot securities for sale to the public, अगर पब्लिक के लिए कोई सेल करता है ऑफर्स, तो वो हमारा आता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस के अंदर। ठीक है, ये 4 प्रोस्पेक्टस होते हैं। हमारा यहाँ तक यूनिट खत्म हो गई। नेक्स्ट है हमारे शेयर्स। ठीक है, शेयर्स और हमारे जो ऑडिटर्स हैं या फिर डायरेक्टर्स हैं, ये हमारे कभी 10 नंबर में नहीं पूछे गए। ठीक है, ये हमारे 2-2 नंबर में आते हैं, तो मैं आपको अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे कि आप 2 नंबर के क्वेश्चन में आराम से लिख सको। और अगर 10 नंबर में भी आता है ना, तो आपको इतनी तो समझ होगी कि आप उसके अंदर क्वेश्चन अपने आप बना के लिख दोगे। ठीक है, इतना आप समझिए। तो शेयर्स क्या होते हैं? इतना एड वगैरह आते रहते हैं शेयर्स वगैरह के, तो मतलब आजकल सब समझ गए शेयर क्या होते हैं।
टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन, ठीक है। स्मॉल डिनोमिनेशन यानी कि छोटी छोटी यूनिट्स के अंदर हमारा जो टोटल कैपिटल होता है कंपनी का वो डिवाइड हो जाता है, उसे हम ईच यूनिट को क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं, और छोटी छोटी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ शेयर, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ शेयर क्या होते हैं। पहला होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये क्या होता है हमारा, रेट डिवाइडेड इज फिक्स, जो हमारी रेट होगी वो फिक्सडली डिवाइडेड होगी, ठीक है, ना ही तो वो किसी प्रॉफिट पे बेस करेगी ना ही किसी लॉस पे बेस करेगी, वो सिर्फ किस पे फिक्स्ड होगी, पहले से ही एक बार बता दिया जाएगा कि ये हमारे शेयर्स की प्राइसेस होंगी, या फिर मतलब जो भी हमें पैसा वापस मिलने वाला है उस शेयर से, जो भी हमारा प्रॉफिट होने वाला है वो सब फिक्स्ड रहेगा। इसके अंदर कोई भी कंट्रोल नहीं होता ऑन मैनेजमेंट, जिसके पास भी शेयर्स हैं वो उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। वो मतलब उसे बस हाँ उसके पास शेयर हैं, अगर शेयर बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं उसे कोई देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो शेयर का प्राइस होगा वो फिक्स रहेगा। फिर आता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है, डिविडेंड वेरिएस अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट, इसके अंदर अगर प्रॉफिट होगा तो उसके शेयर का प्राइस बढ़ेगा और अगर लॉस होगा तो प्राइस घटेगा, ठीक है। कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, इनका कंट्रोल होता है मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे शेयर्स। नेक्स्ट पे मूव करते हैं डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स क्या होता है, एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, अगर कोई पर्सन पोजीशन कंपनी के अंदर डायरेक्टर की पोजीशन का क्या करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्टर, ठीक है। मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं पब्लिक कंपनी के अंदर और मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं हमारे प्राइवेट कंपनी के अंदर, ठीक है। डिस्क्राइब ऑडिटर, अब हम देखेंगे ऑडिटर क्या होता है। डायरेक्टर ये हो गया, ये 2 नंबर में आ सकता है, मतलब अभी तक तो आया नहीं आज तक, लेकिन शेयर आया था तो मैंने समझा दिया। फिर हम ऑडिटर देखेंगे, ऑडिटर क्या होता है, अ पर्सन हु डन द ऑडिट, वो जो ऑडिट करता है, ठीक है, चेंजेस मतलब करता है, उसका क्या कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं ऑडिटर, ठीक है। In Companies Act, any person have to satisfy the condition or quality to become an auditor. किसी भी पर्सन को कंपनीज एक्ट के थ्रू ये बताया गया है कि जो भी पर्सन ऑडिटर बनेगा उसके अंदर ये क्वालिटीज तो होनी ही चाहिए। तो देखो सबसे पहले वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो किसी की तरफ भी मतलब ज्यादा बायस नहीं होना चाहिए कि मतलब आप जो अगर उसे डिसीजन लेना है तो वो किसी एक की तरफ ज्यादा ना ले, वो दोनों की तरफ जजमेंट अच्छे से ले सके। नॉलेजेबल होना चाहिए, उसके अंदर नॉलेज तो होनी चाहिए। अनबायस्ड मतलब कि वही अनबायस्ड होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल रखे डेटा को, मतलब अगर वो कुछ रिसर्च वगैरह कर रहा है तो उसे कॉन्फिडेंशियल लगे, वो मतलब अनक्लोज ना करे सबके सामने किसी भी चीज को। जजमेंटल स्किल, ऐसे नहीं वो तुक्का मार रहा है, ठीक है, जज करने में, उसके बाद जजमेंटल स्किल भी होनी चाहिए, ठीक है, जजमेंट स्किल। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ तक हमारा शेयर और हमारा डायरेक्टर और ऑडिटर हो गया, ठीक है। ये मैंने छोटा इसके लिए समझाया, अब कहीं कमेंट मत करना कि भैया इसे और समझाओ, इसके लिए समझाया क्योंकि ये पेपर में बहुत कम आता है, ठीक है। 2 नंबर में आया है, वो भी ये शेयर आया था, ये तो आया भी नहीं था, इसके लिए मैंने समझा दिया, ठीक है, क्या आ सकता है। तो अब देखेंगे ई गवर्नेंस। यहाँ तक हमारा जो पार्ट 1 था यूनिट का ये खत्म होता है। यहाँ पर अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ई गवर्नेंस, ठीक है। ये यूनिट बहुत छोटी है इसीलिए करा रहा हूँ जिससे कि जो हमारे नंबर है वो सेफ रहे, कि हम इस यूनिट को करके जाएं तो हमारे 30 नंबर तो आराम से आ जाए, ठीक है। और नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है यार, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। गवर्नमेंट फंक्शनिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ ICT, अगर गवर्नमेंट हमारी फंक्शन करने लगे किस एप्लीकेशन के साथ, ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ, IT सेक्टर के साथ अगर इन्वॉल्व हो जाए गवर्नमेंट तो हमारी क्या होती है, वो होती है ई गवर्नेंस, ठीक है। ई गवर्नेंस इज बेसिकली अ मूव टूवर्ड स्मार्ट गवर्नेंस, ठीक है। वो एक हमारा ऐसा मूव है जो कि स्मार्ट गवर्नेंस की तरफ एक अपना बढ़ावा है, ठीक है, बढ़ावा है उसकी तरफ। तो स्मार्ट गवर्नेंस को मैंने यहाँ पे मतलब समझाया है, यही होता है हमारे स्मार्ट का मतलब होता है, पहला एस का मतलब सिंपल, जो भी हम एप्लीकेशन वगैरह बना रहे हैं वो सिंपल होनी चाहिए। सेकंड मोरल, उससे कुछ मोरल मिलना चाहिए। अकाउंटेबल होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव होना चाहिए कि मतलब सारे यूजर्स की जो भी जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको इजीली रिस्पॉन्स कर पाए। फिर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट से क्या होता है कि हमारे जो भी हमारी जो करप्शन वगैरह होता है उसके अंदर गवर्नमेंट के अंदर वो हमें मतलब करप्शन थोड़ा कम हो जाए। ट्रांसपेरेंट से क्या होगा कि विजिबल होगा सारा का सारा डेटा, जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो सब ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। ये नहीं कि जो हमारा सिक्योर डेटा है वो ट्रांसपेरेंट होगा, वो सबको दिखेगा, वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट कैसे काम करती है और किन चीजों पे काम कर रही है वो हमारा ट्रांसपेरेंट रहेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्मार्ट को आप ऐसे लिख कर आना और इन सबको मतलब ब्लैक पेन से लिखकर फिर समझा के आना, ठीक है। ई गवर्नेंस हमारा अभी तक अकेले कोई 10 नंबर के क्वेश्चन में नहीं आया, लेकिन अभी जो हमारा रोल्स ऑफ इंजीनियर्स इन ई गवर्नेंस है ये 2 बार आ चुका है, इसलिए पहले मैं आपको ई गवर्नेंस समझाऊंगा फिर रोल्स ऑफ इंजीनियर इन ई गवर्नेंस समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो ई गवर्नेंस के हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैं अभी आपको एक एक करके समझाता हूँ। G2C होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, कि मतलब सिटीजन के लिए बेनिफिट्स वगैरह गवर्नमेंट रखे, ठीक है।
मतलब हम हमें सिटीजन ही तो है इंडिया के, या फिर मतलब कंट्री के हम सिटीजन हैं ना, तो हमारे लिए गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट्स वगैरह इस ई गवर्नमेंट से ला सके। G2B मतलब जो कि हमारे बिजनेसेस हैं उनके लिए कुछ बेनिफिट्स ला सके या फिर उनसे कनेक्टेड रह सके। G2E एम्प्लॉयज यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। G2G यानी कि यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब वो भी तो एक अलग अलग गवर्नमेंट है, उनसे भी उन्हें रिलायबल हो, यानी कि उससे भी वो मतलब थोड़ा बेनिफिट्स वगैरह ले सके। तो ये सब हमारे टाइप्स होते हैं, मतलब इतने पूछे नहीं गए इसलिए मैंने इनको और ज्यादा डिफाइन नहीं किया, बस आपको एक बार ओवरव्यू दे दिया जिससे कि, और देखो ये सब्जेक्ट ऐसा है ना कि मतलब बहुत ज्यादा रिलेटेबल है, बहुत ज्यादा हमारी मतलब डेली लाइफ में मतलब यूज होता है। जिसको भी पॉलिटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट होगा ना, वो उसको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, तो वो अपने आप भी लिख सकता है। इसके एडवांटेज देख लो ई गवर्नेंस के, ये सब एडवांटेज ही हैं, ठीक है, ये सब एडवांटेज हैं। मैंने इंप्रूव डिलीवरी एंड एफिशिएंसी, फास्ट हो जाता है थोड़ा, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, कॉस्ट रिडक्शन, लेस करप्शन, ठीक है, ये सब देख लेना। अब देखो रोल्स ऑफ इंजीनियर्स इन ई गवर्नेंस। देखो इंजीनियर्स, अब हमारी बात हो रही है, ठीक है, ई गवर्नेंस के अंदर हमारी इंजीनियर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, उनका क्या रोल है, ठीक है। इंजीनियर्स ही हैं जिनकी वजह से ई गवर्नेंस चल रहा है, ठीक है, ये बेसिकली का मतलब, बेसिकली यही मतलब है। थोड़ा प्राउड फील करो अपने आप को। देखो पहला है हमारा, टू मेक गवर्नेंस बेटर एंड इंजीनियर मस्ट कंडक्ट टू ई गवर्नेंस थ्रू कंप्यूटर एंड नॉलेजेबल ऑफ साइबर लॉस, ठीक है। पहले जो काम होता था वो हमारा काफी ज्यादा टाइम लेता था, ठीक है, क्योंकि मैन्युअली सबको सब काम करना होता था। जो भी मतलब कहीं पर भी अगर कोई साइट पर कुछ चेक वगैरह करना है तो वो मैन्युअली जाते थे और उसे चेक करते थे कि कौन सा हमारा वर्कर कैसे काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब इंजीनियर्स क्या करते हैं कि कंप्यूटरली एक सेटअप बनाते हैं कि जिससे मतलब क्या होता है, सब कुछ कनेक्टेड रहता है और वो एक जगह बैठकर सबको वो मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन कैसे काम कर रहा है, या फिर मतलब कौन से कहाँ पर एरिया में कोई दिक्कत आ रही है, ये सब मॉनिटर कर सकता है एक जगह, किसके थ्रू, कंप्यूटर के। और उसको ये भी नॉलेज होनी चाहिए साइबर लॉस की। अगर साइबर लॉस की उसके बाद नॉलेज नहीं होगी तो कोई भी हैक कर लेगा उसका कंप्यूटर, ठीक है, कोई भी मतलब और भी जने देख सकते हैं, और हमारा जो डेटा होता है गवर्नमेंट का वो हमारा कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है। अंडरस्टैंड द ई गवर्नेंस रिक्वायरमेंट एंड डेवलप रिपोर्ट्स, ठीक है। इंजीनियर को क्या करना होगा, ई गवर्नेंस की क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनानी होगी, ठीक है। और उसी के ऊपर फिर हम एक सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं रिपोर्ट को अंडरस्टैंड करके कि मतलब हमें क्या क्या जरूरतें हैं। डिजाइन द प्रोसेस विच इज मोर यूजर फ्रेंडली, ऐसा प्रोसेस बनाओ। अब देखो इंजीनियर है, ठीक है, उसे तो सब कुछ समझ में आ रहा है, या फिर और इंजीनियर है उसे सब कुछ समझ में आएगा, कोडिंग वगैरह, ठीक है, लेकिन उसे एक ऐसा प्रोसेस बनाना है जो कि यूजर फ्रेंडली हो। सो नेक्स्ट है हमारा सिक्योर एंड एक्सेसिबिलिटी डेटाबेसेस एंड इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी कि जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी हमारा डेटा होगा वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव होगा, ठीक है। सो मतलब देखो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम डेटा को कैसे सेव करते हैं, टेबल्स मतलब जो भी करते हैं हम उसे डेटा बेस के अंदर स्टोर करके रखते हैं, सर्वर्स होते हैं कुछ, उनमें डेटा हमारा स्टोर होता है, ठीक है। तो वो जो डेटा बेसेस हैं वो बहुत ज्यादा सिक्योर होनी चाहिए क्योंकि कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, और एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, मतलब एक्सेस कर सके, ठीक है, ऐसा भी नहीं इतना सिक्योर बना दिया कि कोई उसे एक्सेस ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। डू नॉट वायलेट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी लॉ इंजीनियर को ब्रेक नहीं करना है, और उन सब लॉ को ओबे करते हुए ही कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर प्रोसेस बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फॉर्म इनिशिएशन टू द डिप्लॉयमेंट from initiation to the deployment and the sustainability of the e-governance system require multiple disciplinary engineering, ठीक है। इनिशिएशन से लेकर डिप्लॉयमेंट तक और सस्टेनेबिलिटी गवर्नेंस सिस्टम बनाने तक हमारे बहुत सारे इंजीनियरिंग लगती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी एक फील्ड इंजीनियर की इसके अंदर मतलब कंप्लीटली काम कर सकती है, मतलब इसके अंदर सीएस के बंदों की भी जरूरत पड़ेगी, और इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंजीनियरिंग की भी जरूरत पड़ेगी, मतलब ऐसे आप समझ सकते हो, और मैकेनिकल सबकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग इसके अंदर काम करती है, जब जाके हमारा ई गवर्नेंस सिस्टम बनता है जो कि हमारा सस्टेनेबल भी होता है, ठीक है, कि आगे जो जनरेशन आएगी उसके लिए भी काम कर सके। मेनली फोकस ऑन, अब देखो यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट याद नहीं रहता ना, आप इन 5 पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करके आओगे तब भी नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी, प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लोग एक ही समझते हैं, ऐसा नहीं होता। प्राइवेसी हमारी इंटरनल होती है, यानी कि मतलब कोई इंटरनल दिक्कत ना आ जाए,
हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के अंदर कि उससे हमें बचाना होता है, प्राइवेसी रखनी होती है। सिक्योरिटी यानी कि एक्सटर्नल, कोई हैक ना कर ले आपका सिस्टम, ठीक है, एक्सटर्नल। और 24/7 सर्विसेज 24/7 सर्विसेज होनी चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए यूजर के लिए। अपडेट द कंटेंट, अपडेट करता रहना चाहिए कंटेंट, ठीक है। ऐसा नहीं अगर अपडेट नहीं करेंगे तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमारी जाएगी, ठीक है, सबके पास। एक्सेस ऑफ सर्विसेज ऑफ ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस की जो सर्विस है वो इजीली एक्सेसिबल हो सबके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रोल्स ऑफ आईटी प्रोफेशनल इन जुडिशरी, ठीक है। ये हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे हम इन्हें भी देखेंगे, लेकिन ये मतलब लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। 2020 और 21 में आया था 10 मार्क्स में। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन जुडिशियल प्रोसेस, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जुडिशियल प्रोसेस के अंदर हम टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्लो डिस्पोजल रेट ऑफ पेंडिंग केसेस हैज इंक्रीज्ड, मतलब कि जो भी हमारे पेंडिंग केसेस हैं उनका जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका, इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो मतलब अगर आप कोर्ट वगैरह के अंदर जाओगे तो आप देखोगे सब कुछ काम मैन्युअली हो रहा है, ठीक है, कि मतलब जो भी हमारा डेटा वगैरह है वो सारा लिखा जाता है, मैन्युअली लिखा जाता है। जो भी केस की फाइल्स होती हैं वो हमारी मतलब वहां पर फिजिकली प्रेजेंट होती हैं, और मतलब उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा हो जाती हैं वो, और अगर मैन्युअली काम होगा तो धीरे होगा, ठीक है। तो मतलब उससे क्या होगा कि हमारी जो पेंडिंग केसेस है, और केसेस तो बहुत सारे आते हैं, तो जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। कोर्ट्स हैड टू मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स इन फिजिकल मैनर, ये तो मैंने आपको समझा दिया। केस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डॉकेट मैनेजमेंट विल बी वास्टली इंप्रूविंग बाय रिस्टोरिंग द यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज करके हम इन सबको और इजीली इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे? केस मैनेजमेंट, मतलब कि जो हमारा जो केस मैनेजमेंट है सब कुछ कंप्यूटर के थ्रू हो जाए। जो भी मतलब डेटा है, जो भी मतलब क्रिमिनल है या फिर मतलब जो भी जिसने FIR करी है, उन सबका जो डेटा है वो हम कंप्यूटरली स्टोर कर लें, और मतलब उसके अंदर क्या होगा, कंप्यूटर से हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जो कि केस जल्दी सॉल्व कर सके। मतलब कि मतलब फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेते हैं, और मतलब ये सब किससे होता है, कंप्यूटर के थ्रू ही होता है, ठीक है। स्कैनिंग वगैरह होती है, ठीक है, वो सब हम कर सकते हैं। अब जो हमारा जुडिशरी यानी कि कोर्ट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि हम ला सकते हैं रिकॉर्डिंग ला सकते हैं, हम इमेज प्रोसेसिंग ला सकते हैं। ये सब चीजें जो है ना, अगर हम कोर्ट के अंदर अप्लाई करें तो केसेस बहुत ज्यादा जल्दी सॉल्व होंगे, और हम सही डिसीजन भी ले सकेंगे, ठीक है। तो ये सब हमारी टेक्नोलॉजी हम ऐसे यूज कर सकते हैं। पहले मैंने आपको मतलब ये सब समझा दिया, आप अपने आप भी लिख सकते हो, बिल्कुल ऐसे मत रिस्ट्रिक्ट होना कि मतलब स्ट्रिक्टली आपको यही पॉइंट लिखने, ठीक है। रोल ऑफ आईटी प्रोफेशनल इन जुडिशरी, जुडिशरी के अंदर आईटी प्रोफेशनल्स का क्या रोल है, ठीक है। सबसे पहला इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर फॉर, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंस्टॉल करने और मेंटेन करने ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सके, ठीक है। कि मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी कि मतलब आपने देखा होगा कि मतलब एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जब या मतलब जेल से जब कोर्ट में जब मुजरिम को या फिर क्रिमिनल को ले जाया जाता है तो बहुत दिक्कत आती है। बीच में अगर वो भाग गया या फिर कोई दिक्कत हो गई तो क्या होता है, उससे केस हमारा पेंडिंग रह जाता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या होगा कि एक जगह पे रहते हुए भी कोर्ट के अंदर वो मतलब अपनी जो कोर्ट की जो वो सब है हायरिंग वगैरह वो सब कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग, जो भी वर्ड है उनको प्रोसेस कर सकें, ठीक है। स्टोरेज मैनेजमेंट, जो भी मतलब स्टोरेज मैनेजमेंट है वो भी कंप्यूटर के थ्रू करा जाए या फिर ऐसा सॉफ्टवेयर बना जाए जो कि मेंटेन हो कंप्यूटर के थ्रू। तो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर फॉर इंक्रिप्शन, रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, जो भी हमारे डिजिटल सिग्नेचर है उनको इंक्रिप्ट करने के लिए और रिकॉग्नाइज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाए। वॉइस रिकॉग्निशन एंड रिकॉर्डिंग, इनके लिए भी एक सॉफ्टवेयर बनाया जाए। जैसे कि मतलब एक टाइपराइटर होता है ना, वहां पे कोर्ट में वो लिखता रहता है, ठीक है। तो हम उससे क्या कर सकते हैं, हम वो भी तो कर सकते हैं उसे स्पीच टू टेक्स्ट, कि मतलब कोई भी अगर कुछ बोल रहा है तो मतलब जज वगैरह कुछ भी बोल रहे हैं या फिर कोई भी एडवोकेट वगैरह कुछ बोल रहे हैं तो वो अपने आप ही लिखता जाए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हमारा एक तो वो पर्सन का इतना काम कम हो जाएगा और फास्ट भी हो जाएगा वो काम और एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। इमेज एंड स्कैनिंग, कोई भी इमेज वगैरह स्कैनिंग हम ला सकते हैं सिस्टम। अभी एक पीछे ही एक केस आया था जिसमें ना कि मतलब एक डेड बॉडी मिली थी पुलिस को, और मतलब उसका जो फेस था वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे वो लोग, क्योंकि वो काफी ज्यादा बेकार हो गया था, ठीक है। तो मतलब उसे पता नहीं लगा पा रहे थे वो है कहाँ का आदमी, ठीक है। तो क्या किया गया, उसके जो फोटो है उसकी जो फेस की वो लेकर एक AI के उस पे सॉफ्टवेयर पे डाली गई और उससे उसके फेस का
वापस एक मतलब क्रिएशन किया गया एआई इमेज के थ्रू। और मतलब ये देखो दिक्कत भी है, एआई डीप फेक वगैरह चलता है, उससे क्या होता है कि मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, लेकिन एआई हमारी बेनिफिशियल भी है। कोई भी चीज होती है उसके मेरिट्स भी होते हैं, डिमेरिट्स भी होते हैं। तो वो केस वो वाले से सॉल्व हो गया एआई से। कैसे कि उसका जो फेस था वो फिर उस फेस से वो बंदे का पता चल गया कि घर वगैरह कहाँ पर है, और उसको मतलब उससे बात कर पाए। ठीक है, मतलब उस बंदे से बात नहीं कर पाए, मतलब कि उनकी फैमिली वगैरह से बात कर पाए, जिंदा थोड़ी ना करते कि। इन मई 2020 सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ ई फिलिंग एंड एआई अनेबल रेफरेंसिंग। ठीक है, मई 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था एआई को। ठीक है, मतलब जुडिशरी के अंदर। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारा एलिनेशन। एलिनेशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अभी तक पेपर में नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है शायद 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, आप अगर देखो ये टॉपिक अगर आ जाते हैं और आपको लगेगा फिर क्या, आप एकदम परेशान हो जाओगे कि यार ये टॉपिक तो अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तो मैं आपको क्या करूंगा, इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, ये एक हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि कार्ल मार्क्स जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन थे, उनके बारे में आपको पता होगा, कार्ल मार्क्स के थ्रू डेवलप किया गया था। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक आइसोलेटिंग dehumanizing and disenchanting effect of working within a capitalist system। ठीक है, ये आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ। इसका बेसिकली मतलब है कि जो हमारे जो वर्कर्स होते हैं वो डिस्कनेक्ट फील करते हैं, जो भी वो काम कर रहे होते हैं या फिर जो भी प्रोडक्शन होता है उनसे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ लेबर। जैसे कि मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि आजकल क्या देखा जाता है, आजकल सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखा जाता है। ठीक है, कि मतलब जैसे कि अगर किसी पर्सन ने कोई कार को डिजाइन किया या फिर बनाया, ठीक है, तो क्या करेंगे, सिर्फ उस कार को देखेंगे, हमें उससे मतलब है कार से, हमें ये मतलब नहीं है कि मतलब उस लेबर कौन था, उसे बनाया किसने, हमें उससे मतलब नहीं है। तो जो लेबर होता है वो उससे क्या करता है, डिस्कनेक्ट फील करता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है, अब ये वीडियो को मैंने पूरा एडिट किया, मतलब अपलोड वगैरह कर दिया। अब आपको किससे मतलब है, आपको इस वीडियो से मतलब है कि हमने इससे पढ़ाई कर ली। ठीक है, आपको मेरे से मतलब नहीं है कि इसे किस हाथों ने इसे एडिट किया, किस ब्रेन ने इसे मतलब बनाया, और मतलब किसने बनाया, मैंने बनाया जैसे कि। तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको किससे मतलब है, आपको इस वीडियो से मतलब है। अब जो हमने आर्ट बना दी, ठीक है, उस आर्ट क्या बन जाती है, हमारी एक ऑब्जेक्ट बन जाती है। अब मेरे और वीडियो के बीच में बहुत डिस्कनेक्टमेंट फील होगा। ठीक है, मेरे को कि मतलब लोगों को किससे मतलब है, वीडियो से मतलब है, मेरे से मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप समझ सकते हो एलिनेशन का मतलब ये होता है। एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आप इसे कितना भी बड़ा लिख सकते हो और कितना भी छोटे में आप इसे समझा सकते हो। देखो ये जो है मेन पॉइंट है, ये तो लिख कर ही आने। ठीक है, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ लेबर। ठीक है, मतलब कि कोई भी लेबर के थ्रू कोई भी काम किया जाता है, लेबर मतलब वो नहीं कह रहा, मतलब लेबर कोई भी अगर क्रिएटर है, अगर उसके थ्रू कोई भी काम किया जाता है तो उस काम को क्या बना दिया जाता है, ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक है, फिर उस लेबर और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, डिस्कनेक्टमेंट आ जाता है। एलिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर हमारा सीसेशन। सीसेशन क्या होता है, अगर कोई भी बड़ी जो हमारी एक यूनिट है उसके अंदर कोई भी छोटी यूनिट उस बड़ी यूनिट से अलग होने की अगर मांग करती है, यानी कि काम करती है उस पर, या फिर मतलब बोलती है कि हमें उससे अलग होना है, तो वो हमारा होता है सीसेशन। ये 2021 में बहुत ज्यादा इसकी बात करी जा रही थी, इस वजह से मुझे लगता है इस बार आ सकता है। ठीक है, withdrawal of a group from a larger entity, especially a political entity, but also from any organization। ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक छोटा जैसे कि हमारा एक कॉलेज, मतलब है ना, हमारी एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि मगर अगर एक इंस्टीट्यूट अगर उस यूनिवर्सिटी से अलग होने की मांग करता है या फिर वो अलग होता है, तो उसे क्या कहते हैं, सीसेशन कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एक स्मॉल यूनिट उससे अलग होने की मांग कर रही होती है तो उसे क्या कहते हैं, सीसेशन कहते हैं। जैसे कि चाइना के अंदर हांगकांग जो है वो चाइना से अलग होने की बात करता है, यानी कि वो मांग कर रहा है कि चाइना से वो अलग हो सके, तो वो क्या है, सीसेशन आ रहा है। ठीक है, उससे आप समझ सकते हो सीसेशन क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के भी अंदर होता है और हमारी मिलिट्री अलायंसेस के अंदर भी होता है और जो पॉलिटिकल एंटिटीज है उनके अंदर भी होता है। ठीक है, सो देखो यहाँ पर हमारी यूनिट 5 बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आपको अगर बस ये वीडियो अच्छे से आपने देख लिया ना, तो आपको बिल्कुल कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ कवर करा दिया है। ठीक है,
सो आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर 2 नंबर में क्वेश्चन कराए हैं उनको बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, जिससे कि अगर आपको और कंटेंट चाहिए, एक्सप्लेन तो किया है लेकिन आपको अगर और कंटेंट चाहिए उसका पढ़ने के लिए, तो मैं वहां पर आपको फुल नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, यानी कि मैंने करा भी दिए हैं, और अगर ये भी नोट्स चाहिए हो तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और प्लीज एक कमेंट करके जाना आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, यूनिट 5 समझ में आई कि नहीं आई। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।